started. Very good morning to all. I am Dr. Megha Sharma from MCIT and I will teach you zoology. Right? आज हम बात करेंगे आपके पेपर की एनिमल डाइवर्सिटी की. एनिमल डाइवर्सिटी आपका जोलॉजी फर्स्ट ईयर में फर्स्ट पेपर है. राइट, द नेम इज़ एनिमल डाइवर्सिटी. एनिमल डाइवर्सिटी और हिंदी में आप लोग इसको देखेंगे जैव विविधता के नाम से. जैव विविधता के नाम से. दूसरा आपका जो पेपर रन कर रहा है वो पेपर है आपका डेवलपमेंटल बायोलॉजी एंड सेल बायोलॉजी. सेल बायोलॉजी इज योर सेकंड पेपर एंड सेकंड पेपर कोशिका विज्ञान. ओके, आई होप ये फैमिलियर वर्ड्स हैं आप लोगों के लिए, तो आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी. थर्ड पेपर इज योर डेवलपमेंटल बायोलॉजी. डेवलपमेंटल बायोलॉजी, किस तरीके से जीवों में विकास होता है, किस तरीके से आगे वो डेवलप होते हैं. डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट होता है, उसका मैकेनिज्म क्या है, रीजनरेशन क्या है, वो सब आप इस पेपर में पढ़ेंगे. ओके, नाउ टुडे वी विल टॉक अबाउट योर फर्स्ट पेपर एंड द फर्स्ट पेपर इज योर एनिमल डाइवर्सिटी. ओके, लेट मी इरेज इट. एनिमल डाइवर्सिटी आपके जूलॉजी का हर पेपर आपके 3 यूनिट्स में डिवाइडेड है. राइट, तो इसी तरीके से आपका एनिमल डाइवर्सिटी वाला यूनिट भी 3 यूनिट्स में डिवाइडेड है. एनिमल डाइवर्सिटी पेपर इज डिवाइडेड इनटू सेक्शन ए और यूनिट 1, यूनिट 2 एंड यूनिट 3. राइट, इस यूनिट में आप ये पढ़ेंगे कि सिंपलर ऑर्गेनिजम्स पहले किस तरीके के हुआ करते थे एंड धीरे धीरे मेटामॉर्फोसिस स्टार्ट हुआ, ऑर्गेनोजेनेसिस स्टार्ट हुआ और किस तरीके से ऑर्गेनिज्म सिंपल से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आया. सिंपल से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आने के लिए ऑर्गेनिज्म की स्टडी करी जाती है अलग अलग लेवल्स के ऊपर. राइट, ऑन द बेसिस ऑफ देयर नंबर ऑफ सेल्स, जो बिल्कुल बेसिक चीज़ है. यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर. यूनिसेल्युलर मीन्स number of cells only single. Number of cell is single. The whole cell will perform all the function. यानी मैं आज आपसे बात करूंगी एक सिंगल सेल की, जो हमारा क्लासिफाइड ऑर्गेनिज्म होगा, रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनिज्म होगा, उसका नाम है अमीबा. अमीबा प्रोटियस. अमीबा प्रोटियस comes under the phylum Protozoa. Protozoa means डिफरेंट जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको अपन डिफरेंट लेवल के ऊपर ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन डिवाइड करते हैं. ठीक है, तो प्रोटोजोआ सब में नंबर 1 लेवल के ऊपर आता है. इनवर्टिब्रेट एनिमल है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है और वेरी सिंपलर ऑर्गेनिज्म. और इससे हमें सीखना भी चाहिए, द सिंगल सेल परफॉर्म ऑल द फंक्शन, यानी देयर इज नो डिविजन ऑफ लिव. ठीक है, तो सब में पहले बात करते हैं अपन प्रोटोजोआ की. Let's start. Protozoa. Pro means primitive. Pro means primitive. यानी these organisms were first developed and primitive in form, simpler in structure. And zoa means your animals. Right? एंड एवरी एनिमल हैज़ इट्स फिजियोलॉजिकल फंक्शंस. अलग अलग होते हैं और वो भी उनका आधार भी क्या होता है, उनका बॉडी लेवल ऑर्गेनाइजेशन. तो ये सिंपलर ऑर्गेनिज्म है. तो सब में पहले हम इसकी बात करेंगे कि ये कहाँ पे रहते हैं, हैबिटेट की बात करेंगे. प्रोटोजोन्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि हर तरीके के हैबिटेट में पाए जाते हैं. दे कैन बी मरीन, दे कैन बी फ्रेश वाटर, दे कैन बी टेरेस्ट्रियल. अगर मैं हिंदी में बात करूं तो ये स्थलीय भी हो सकते हैं, ये फ्रेश वाटर यानी एक्वेटिक सिस्टम में भी पाए जा सकते हैं और मरीन वाटर में भी पाए जा सकते हैं, यानी सलाइन कंडीशंस के अंदर भी पाए जा सकते हैं. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ इनकी ये है कि दीज आर वाइड स्प्रेड इन डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कॉस्मोपॉलिटन. कॉस्मोपॉलिटन यानी हर जगह पाए जाने वाला, वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटेड. राइट, प्रोटोजोन्स में अमीबा के अलावा और भी सिंपलर ऑर्गेनिजम्स आते हैं. हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे इन चीज़ों के बारे में पता लगाएंगे. तो प्रोटोजोन्स के जनरल कैरेक्टर्स की जब मैं बात करती हूँ कि ये जीव कैसे होते हैं, उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल इनका हैबिटेट इंक्लूड होता है और हैबिटेट इंक्लूड होने के बाद में इनका डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूड होता है. और थर्ड पॉइंट इनका इस तरीके से है
ये फ्री लिविंग भी होते हैं। फ्री लिविंग मतलब दे कैन लीड देयर इंडिपेंडेंट लाइफ। ये अपना खाना, अपना पीना, न्यूट्रिशन से लेकर ऑल दी एक्टिविटीज़ के लिए ये किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होते। इनका मोड ऑफ लाइफ क्या होता है? फ्री होता है। दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर्स। बट द ट्विस्ट इज कि ये पैरासाइट्स भी होते हैं। ये पैरासाइट्स भी होते हैं। आप लोगों ने नाम सुना होगा बीमारी का, मलेरिया। जो मलेरिया है, अब आप बोलेंगे कि मैम मलेरिया तो मच्छर से होता है। नो नो नो, लेट मी क्लियर। द फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो इज द वेक्टर फॉर द डिजीज ऑफ मलेरिया कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, और वो है एक प्रोटोजोन जिसका नाम है प्लाज्मोडियम, जिसकी अलग अलग स्पीशीज़ होती है। उसके बारे में मैं अलग से प्लाज्मोडियम का पूरा लेक्चर आपको दूंगी नेक्स्ट क्लास के अंदर। ओके, अभी हम बात कर रहे हैं प्रोटोजोन्स के जनरल कैरेक्टर्स। प्रोटोजोन्स के जनरल कैरेक्टर्स के बाद में जो इम्पोर्टेंट है इसमें लोकोमोशन की थ्योरीज आती हैं, उसकी बात करेंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, अब मैंने बोला अमीबा या जो प्रोटोजोन्स होते हैं दे आर सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स। मीन्स इसमें जो भी एक्टिविटी होगी, एवरी ऑर्गेनिज्म नीड्स टू रेस्पायर, एवरी ऑर्गेनिज्म नीड टू रिप्रोड्यूस। इन सब फिजियोलॉजिकल वाइटल एक्टिविटीज़ के लिए प्रोटोजोन्स को क्या करना पड़ता है, कौन सा मोड होता है उनके पास में। फॉर एग्जांपल फर्स्ट मैं इसकी बात करती हूँ ऑस्मो रेगुलेशन की। किसकी बात करती हूँ? ऑस्मो रेगुलेशन के लिए। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है वाटर बैलेंस। सॉल्ट एंड वाटर बैलेंस ये किस तरीके से बॉडी में करता है, किस तरीके से करता है देखते हैं। इनके पास कुछ ऑर्गेनेलीज होती हैं, उससे करता है। उन ऑर्गेनेलीज का नाम है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। क्या नाम है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। एज द नेम सजेस्ट, कॉन्ट्रैक्टाइल मीन्स ये कुछ इस तरीके की बॉडीज़ होती हैं जो कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती हैं और रिलैक्स भी कर सकती हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करती रहती है। नाउ द पॉइंट कम्स कि सर्कुलेट कैसे करेंगी बॉडी के अंदर, एक सिंगल सेल के अंदर सर्कुलेट कैसे करेंगी? विद द हेल्प ऑफ साइटोप्लाज्म। विद द हेल्प ऑफ साइटोप्लाज्म, द साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट जो कि प्रोटोजोन्स में होता है उसको बोलते हैं अपन साइक्लोसिस। क्या बोलते हैं? साइक्लोसिस। इसी साइक्लोसिस की वजह से पूरी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन डिस्ट्रीब्यूट होता है, पूरी बॉडी के अंदर वाटर बैलेंस रहता है, एंड पूरी बॉडी के अंदर जितने भी कंपाउंड्स होते हैं उनका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ओनली विद द हेल्प ऑफ साइक्लोसिस। एंड अलॉन्ग विद दिस ये लोकोमोशन में भी हेल्प करता है। हाउ, वो मैं आगे बताऊँगी। पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे, पहले इसके बारे में बात करते हैं। साइक्लोसिस इज द स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ द साइटोप्लाज्म। स्ट्रीमिंग का मतलब धारा प्रवाह, एक धारा के समान एक डायरेक्शन में बहना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बहना। ठीक है, उसको बोलते हैं साइक्लोसिस। और इस प्रवाह के साथ साथ एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी पूरी बॉडी के अंदर घूमती रहती है। ठीक है, तो अमीबा में भी यही मूवमेंट होता है। पैरामीशियम जो कि एक प्रकार का प्रोटोजोन है, उसके अंदर भी यही मूवमेंट होता है। राइट, अब हम बात करेंगे दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ इसकी, जो कि आप लोगों के क्वेश्चन भी पुटअप होता है यूनिवर्सिटी में, वो है लोकोमोशन। लोकोमोशन इन प्रोटोजोआ। अब प्रोटोजोआ के अंदर लोकोमोशन किस तरीके से होता है, लेट्स चेक आउट। लोकोमोशन इसका लिटरल मीनिंग है। लिटरल मीनिंग मतलब शाब्दिक अर्थ। देखिए, साइंस को पढ़ने के लिए रटने की जरूरत नहीं होती है। एवरीथिंग इज रिटन, एवरीथिंग इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी इन दी वर्ड। ठीक है, तो लोकोमोशन में क्या होगा? लोको का मतलब होता है आपका, मोशन का मतलब होता है मूव, और लोको का मतलब होता है लोकेशन, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाना। आपको दोनों टर्म्स के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए कि व्हाट डज लोकोमोशन मीन एंड व्हाट डज मूवमेंट मीन। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ मूव करती है वो लोकोमोशन कर सकती है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसे प्लांट्स के अंदर होता है, प्लांट्स के अंदर प्लांट्स मूव तो करते हैं, प्लांट्स अपने मूवमेंट शो करते हैं, लेकिन लोकोमोशन शो नहीं करते, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं जड़। प्लांट्स क्या होते हैं? जड़, एक जगह रहते हैं, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल होती है। राइट, और मूवमेंट शो करते हैं। इतना समझ में आया?
नाउ द नेक्स्ट पॉइंट कि एक प्रोटोजोअन को मूवमेंट करने के लिए या लोकोमोशन करने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है या किस तरीके से मूव करता है। जैसे आप लोग किस तरीके से मूव करते हैं, विद द हेल्प ऑफ योर हिंड लिम्स, जिसमें आपके लेग्स, फुट, राइट, ये सब आता है। ऐसे ही प्रोटोजोअन्स को मूव करने के लिए अलग अलग मोड की ज़रूरत पड़ती है। द फर्स्ट मोड इज़, हम जिसकी बात करेंगे डिटेल में, दैट इज़ कॉल्ड एज सूडोपोडिया। दैट इज़ कॉल्ड एज सूडोपोडिया। मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ अमीबा का। किसका एग्जाम्पल दे रही हूँ? अमीबा का। अमीबा प्रोटियस के अंदर Amoeba proteus, as the name indicates, the first name is, it is very basic, mind it, it is the name of genus which is always written in capital letter, and the second letter indicates your species. Second letter indicates your species which is written in small letters, and according to the ICZN, अगर आप इन लेटर्स को, साइंटिफिक नेम को जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होते हैं और कभी चेंज नहीं होते, इसलिए नॉमेनक्लेचर करा जाता है कि आप उसको उसी नाम से जानें इन एवरी प्लेस इन वर्ल्ड वाइड एरिया। ओके, तो इस तरीके से जीनस और स्पीशीज में डिवाइड कर दिया जाता है। और मोड इसका लिखने का क्या होता है? फर्स्ट लेटर इज इन कैपिटल एंड सेकेंड लेटर इज इन स्मॉल लेटर। फर्स्ट लेटर इंडिकेट्स योर जीनस एंड सेकेंड स्पेसिफाइज योर स्पीशीज. Okay, but it should be written in italics. It should be written in italics. In books it is published in italics. But do you know how to write italics? अगर आप italics में नहीं लिखते हैं, means like this, the way is this. This is approximately italics. Okay, करीब करीब italics है. तब आप उसके नीचे क्या करेंगे? Underline. क्या करेंगे? Underline. Whenever you write the scientific name in your copy, it should be underlined. ये भी आपके एनिमल डाइवर्सिटी का पार्ट है जो कि ICZN करके पूछा जाता है। इंटरनेशनल कोड फॉर ज़ूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, जो कि ज़ूलॉजिकल कमीशन ने गठित किए थे रूल्स कि किसी साइंटिफिक नेम को ऑर्गेनिज्म की किस तरीके से लिखा जाता है। गॉट इट? अब हम बात करेंगे अमीबा प्रोटियस में। बैक टू द लोकोमोशन। लोकोमोशन किस तरीके से होता है? लोकोमोशन, इट इज़ अ प्रोटोजोअन, राइट? तो प्रोटोजोअन में सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अमीबा की, और अमीबा में लोकोमोशन होता है विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया। सूडो का मतलब होता है फॉल्स। फॉल्स लेग्स, पोडिया मीन्स पोडा, लेग्स। किस तरीके से अमीबा मूव करता है? बाय द फॉर्मेशन ऑफ सूडोपोडिया। द बेसिक थिंग इज कि सूडोपोडिया टेम्पररी स्ट्रक्चर्स होते हैं, दे आर नॉट परमानेंट। मीन्स जब रिक्वायरमेंट होती है तब सूडोपोडिया बनते हैं, अदरवाइज नहीं। और ये बनते रहते हैं और बिगड़ते रहते हैं। आई मीन दे आर कंटिन्यूअली फॉर्म्ड एंड डिफॉर्म्ड, असेंबल्ड एंड डिसअसेंबल्ड। बट हाउ? द क्वेश्चन इज हाउ? पहली चीज़, सूडोपोडिया भी अलग अलग तरीके के होते हैं। मैं आपको कुछ सूडोपोडिया के टाइप्स बता देती हूँ। जैसे आपकी फिंगर्स होती हैं, लोब्ड स्ट्रक्चर, अगर सूडोपोडिया इस तरीके के बनते हैं तो उनको बोलते हैं लोबोपोडिया। क्या बोलते हैं? लोबोपोडिया। ये राउंडेड होते हैं, थोड़े से ब्रॉड होते हैं, लाइक दिस इज योर अमीबा। इरेगुलर स्ट्रक्चर, सिमेट्रिकल नहीं होते, एसिमेट्रिक होता है अमीबा, क्योंकि वो अपनी शेप चेंज कर सकता है, और कोई भी जब शेप चेंज हो जाती है तो वो सिमेट्रिकल नहीं रहता। यू कांट स्टडी दैट ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री बिकॉज दे आर एसिमेट्रिक। आपने इस तरीके से, दीज प्रोजेक्शंस आर कॉल्ड सूडोपोडिया। इन प्रोजेक्शंस को क्या बोलते हैं अपन? सूडोपोडिया। अगर ये सूडोपोडिया फिंगर की फॉर्म में बनते हैं, यानी लोब लाइक स्ट्रक्चर, तो इनको बोलते हैं लोबोपोडिया, राइट? और अगर ये फिलामेंटस होते हैं, यानी तंतुओं के रूप में बनते हैं, तो इनको बोलते हैं फाइलोपोडिया। क्या बोलते हैं? फाइलोपोडिया। और अगर ये एक जाल के फॉर्म में, नेटवर्क की फॉर्म में फाइन नेटवर्क बनाते हैं, जालक बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं रेटिक्यूलोपोडिया। क्या बोलते हैं? रेटिक्यूलोपोडिया। और अगर ये जड़ के समान स्ट्रक्चर्स, राइजोम्स के समान, रूट हेयर्स होते हैं ना जड़, उसके समान बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं
राइजोपोडिया, क्या बोलते हैं? राइजोपोडिया। इतनी बात समझ में आई। हम बात कर रहे हैं प्रोटोजोन्स की और प्रोटोजोन्स के जनरल कैरेक्टर्स की। जो प्रोटोजोन्स के जनरल कैरेक्टर्स है उसमें हम एक ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल लेके समझ रहे हैं। तो पहला ऑर्गेनिज्म जो लोकोमोशन के लिए है वो है आपका अमीबा, और अमीबा में लोकोमोशन किसकी तरह होता है? सूडोपोडिया की फॉर्म में। किस फॉर्म में होता है? सूडोपोडिया की फॉर्म में। अब यहीं से आपका एक क्वेश्चन फ्रेम होता है कि बताइए लोकोमोशन को समझाइए प्रोटोजोन्स में, या अमीबा के अंदर स्पेसिफाई करके क्वेश्चन आपका आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन पुट अप करने से पहले, उसको डिफाइन करने से पहले देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है। जिस तरीके का क्वेश्चन होगा आप आंसर उसी फॉर्म में फ्रेम करेंगे, राइट। अब आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है लोकोमोशन। लोकोमोशन मैंने आपको समझाया सूडोपोडिया की तरीके से होता है, वो डिफरेंट टाइप्स के भी बन सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, हाउ एंड व्हाई, कि सूडोपोडिया बन तो रहे हैं लेकिन कैसे बन रहे हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। सूडोपोडिया बनते हैं, देखिए ये अमीबा है, प्रोटोजोआ है, ये सिंपल ऑर्गेनिज्म है, इसके पास कॉम्प्लेक्स कोशिकांग या कॉम्प्लेक्स इनके पास में ऑर्गन्स डेवलप नहीं है। इनका जो बॉडी ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है वो बहुत सिंपल होता है, वो प्रोटोप्लाज्मिक लेवल का होता है। कौन से लेवल का होता है? प्रोटोप्लाज्मिक। अभी मैं आपको एक चीज़ और बताऊँगी, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रोटोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। एक कोशिका द्रव्य है और एक जीव द्रव्य है, नाम में आंसर है। चलिए आगे बात करेंगे, पहले अपन इसको समझ लेते हैं कि अमीबा के अंदर अगर लोकोमोशन हुआ, सूडोपोडिया बना, तो कैसे बना। इसके लिए डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट थ्योरीज दी कि अमीबा के अंदर लोकोमोशन कैसे हुआ। कुछ ने हाइड्रोलिक थ्योरी दी, कुछ ने रोलिंग सर्कल मैकेनिज्म पे थ्योरी दी कि एक पार्टिकल को अमीबा के शरीर के ऊपर रखा और जैसे जैसे अमीबा मूव कर रहा था वैसे वैसे उस पार्टिकल का मूवमेंट भी होता है, यानी बॉल लाइक। अभी उस पार्टिकल की पोजीशन ऊपर थी बट इन द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट जैसे जैसे अमीबा आगे मूव करता गया वो पार्टिकल भी उसके साथ में नीचे आता गया। ठीक है, लेकिन ये मूवमेंट हो तो रहा है, किसके कारण हो रहा है? अमीबा के जीव द्रव्य के कारण। किसके कारण हो रहा है? जीव द्रव्य के कारण। लेकिन ब्रॉड लेवल पे हम यहाँ पे बात करेंगे साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य के कारण। जो प्रोटोजोन्स के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, अमीबा के अंदर साइटोप्लाज्म होता है। एक बार स्ट्रक्चर देखेंगे और समझेंगे अच्छे से। दिस इज योर सिंगल सेल अमीबा, इर्रेगुलर शेप। ठीक है, अभी मैंने सूडोपोडिया नहीं बनाया है। दिस इज द पोस्टीरियर एंड यानी पश्च भाग ऑफ अमीबा और दिस इज एंटीरियर एंड। मैं इसको पश्च भाग और मैं इसको एंटीरियर भाग यानी आगे वाला भाग क्यों बोल रही हूँ? बिकॉज मैं आपको लोकोमोशन समझा रही हूँ एंड दिस एरो शोज द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। इस एरो में अमीबा आगे बढ़ेगा और अमीबा आगे बढ़ता है अग्र दिशा में, एंटीरियर। सो दिस इज द एंटीरियर एंड और इसी एंड के ऊपर क्या बनेगा? इसी एंड के ऊपर सूडोपोडिया बनेगा। ठीक है, अमीबा के अंदर न्यूक्लियस होता है एंड द होल बॉडी इज फिल्ड विथ साइटोप्लाज्म। होल बॉडी इज फिल्ड विथ साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। कितने पार्ट्स में? 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। आउटर, जो आउटर होता है उसको कहते हैं अपन एक्टोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? एक्टोप्लाज्म। एक्टो मीन्स आउटसाइड। पेरिफेरी के ऊपर जो साइटोप्लाज्म पर प्रेजेंट होता है, परिधि के ऊपर जो प्रेजेंट होता है, और इसको बोलते हैं इनर वाले को एंडोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? एंडो यानी इनसाइड। ठीक है, एंडोप्लाज्म के अंदर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स, ग्लाइकोजन, फैट मॉलिक्यूल्स, न्यूक्लियस, बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट होती है। तो जो अंदर का साइटोप्लाज्म होता है प्रोटोजोन्स का, वो थोड़ा डेंस होता है। घनत्व की बात मैं करूँ तो उसका घनत्व ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा विस्कस होता है। ठीक है, उसकी श्यानता ज़्यादा होती। लेकिन जो एक्टोप्लाज्म होता है वो क्लियर होता है, उसमें किसी प्रकार की कणिकाएँ नहीं पाई जाती, मतलब इट इज़ लेस डेंस। इट इज़ लेस डेंस, उसका घनत्व कम है, वो थोड़ा हल्का है कंपैरेटिवली एंडोप्लाज्म के। ठीक है, इसी साइटोप्लाज्म के कॉन्स्ट्रिक्शन एंड रिलैक्सेशन की वजह से सूडोपोडिया बनता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर अमीबा को इस डायरेक्शन में आगे मूव करना है तो सूडोपोडिया किस डायरेक्शन में बनेगा? इसी डायरेक्शन में। द मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी
the most acceptable theory for the locomotion in protozoa is named as Sol-Gel theory. Sol-Gel theory. Sol मतलब solution, gel मतलब ये solution थोड़ा गाढ़ा हो गया है, सोल मतलब थोड़ा सा लेस डेंस, जेल का मतलब गाढ़ा। इतनी बात समझ में आई। सोल जेल थ्योरी इज द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी फॉर द लोकोमोशन इन प्रोटोजोआ गिवन बाय द हाइमन। ओके, अब ये थ्योरी हमको ये बताती है कि जिस डायरेक्शन में अमीबा को मूव करना होता है उस डायरेक्शन के साइटोप्लाज्म का हो जाता है जिलेशन। क्या हो जाता है? जिलेशन। जिलेशन मतलब साइटोप्लाज्म वहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा जेल फॉर्म में। किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा? जेल फॉर्म में। यानी इधर तो होगा सोल टू जेल, और जो पीछे वाला भाग है, पीछे वाला भाग जहाँ पर मूवमेंट स्टार्ट हुआ है वहाँ पर उल्टा होगा, वाइस वर्सा रिलेशन होगा। यहाँ पर जेल टू सोल, यानी यहाँ का कोशिका द्रव्य कम डेंस होगा, क्योंकि कम डेंस होगा तभी वो आगे की दिशा में फ्लो हो सकता है। अगर वो जेल फॉर्म में होगा तो वो फ्लो करने में हेल्प नहीं करेगा। द कंसेप्ट इज कि यहाँ के साइटोप्लाज्म को आगे सूडोपोडिया बनाने के लिए बहना पड़ता है, और बहने के लिए उसको जेल से सोल में कन्वर्ट होना पड़ता है। आई बात समझ में? अब फॉर एग्जाम्पल हम कॉमन सेंस लगाते हैं, हम चलते हैं पैर से चलते हैं, अपने कदम रखते हैं तो कदम मजबूत रखते हैं। तो मजबूत रखने के लिए वहाँ के साइटोप्लाज्म को फॉर एग्जांपल इन अमीबा किस में कन्वर्ट होना पड़ेगा? जो चीज़ ज़्यादा मजबूत होगी, यानी वहाँ के साइटोप्लाज्म को किस में कन्वर्ट होना पड़ेगा? जेल फॉर्म में। किस में कन्वर्ट होना पड़ेगा? जेल फॉर्म में। और अमीबा को मूव करने के लिए तल की आवश्यकता पड़ती है। किसकी पड़ती है? तल। तल मतलब सबस्ट्रेटम, ठीक है। विदाउट सबस्ट्रेटम अमीबा आपको सूडोपोडिया वाले मूवमेंट्स नहीं शो करेगा, अदरवाइज वो पानी के अंदर पानी की धारा के साथ बहता रहेगा। आ रही है बात समझ में? सूडोपोडिया के साथ मूवमेंट अगर होगा तो तल के ऊपर होगा, ठीक है। सबस्ट्रेटम, दिस इज सबस्ट्रेटम, दिस इज तल। आप हवा में तो नहीं चलते हैं ना, आप भी ज़मीन के ऊपर चलते हैं। दैट्स वाई चलने के लिए सबस्ट्रेटम की आवश्यकता होती है। अब अपन आगे चलते हैं। मैंने आपको दो चीज़ बताई। एंटीरियर भाग में जहाँ पे सूडोपोडिया का निर्माण होता है वहाँ पर होता है जिलेशन, यानी वहाँ का साइटोप्लाज्म कन्वर्ट हो जाता है सोल से जेल फॉर्म में, और पीछे वाला जो पश्च भाग होता है अमीबा का, पोस्टीरियर, वहाँ का जो साइटोप्लाज्म होता है वो कन्वर्ट होता है सोल में। दैट सोल मूव्स फॉरवर्ड, वो आगे मूव करेगा जिस डायरेक्शन में सूडोपोडिया बनना है, और आगे आके किसका निर्माण कर देगा? सूडोपोडिया। किसका निर्माण करेगा? सूडोपोडिया। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलती रहती है, यानी कोशिका द्रव्य का सोल से जेल में कन्वर्ट होना और जेल से सोल में कन्वर्ट होना, ये निरंतर चलता रहता है, ठीक है। तो इसी तरीके से अमीबा मूव करता है। सारा रोल साइटोप्लाज्म का है। किसका है? साइटोप्लाज्म का। ये तो बात हो गई प्रोटोजोन में एक जीव की जिसका नाम था अमीबा, और अमीबा में मूवमेंट होता है सूडोपोडिया के थ्रू। एंड द मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी हमने उसकी बोली कौन सी? सोल जेल थ्योरी, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं कि प्रोटोजोन्स ने हर एनवायरनमेंट में रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए कुछ और चीज़ें डेवलप करी लोकोमोशन के लिए। फॉर एग्जाम्पल अब मैं दूसरे जीव की बात करती हूँ, उसको बोलते हैं अपन पैरामीशियम। द नेम इज़ पैरामीशियम। ये आपके प्रैक्टिकल में भी है, लाइव एनिमल कलेक्शन करा जाता है, इसको कल्चर किया जाता है और आपको लैब में स्टडी कराई जाती है कि पैरामीशियम की डिफरेंट वाइटल एक्टिविटीज़ किस प्रकार से होती है, जैसे ऑस्मो रेगुलेशन, राइट, जैसे आपका कॉन्जुगेशन, जिसकी हम बात आगे करेंगे। लोकोमोशन में सूडोपोडिया समझ में आया। सूडोपोडिया के बाद हमने बात कर ली थ्योरी की। अब दूसरे लोकोमोशन का तरीका है सीलिया। सीलिया पैरामीशियम को हम और बोलते हैं स्लिपर एनिमल्क्यूल। क्या बोलते हैं? स्लिपर एनिमल्क्यूल। स्लिपर का मतलब चप्पल। चप्पल के समान इसकी संरचना होती है, लाइक दिस, ठीक है। एंड इसकी होल बॉडी इज कवर्ड विद द सीलिया।
होल बॉडी इज कवर्ड विद दी सीलिया, ठीक है। और इसकी खास बात ये है, जो आप प्रोटोजोन कैरेक्टर के अंदर इंक्लूड करोगे, नॉर्मली हर सेल के अंदर जैसे अमीबा के अंदर भी एक न्यूक्लियस होता है, लेकिन पैरामीशियम में ऐसा नहीं होता। पैरामीशियम में दो न्यूक्लियस होते हैं, एक तो होता है मैक्रोन्यूक्लियस, वृहत न्यूक्लियस, वृहत केंद्रक, और दूसरा होता है माइक्रोन्यूक्लियस। दूसरा कौन सा होता है? माइक्रोन्यूक्लियस। दोनों के अलग अलग रोल्स हैं, जब आप पैरामीशियम पढ़ेंगे तब आपको और डिटेल में बताऊंगी, लेकिन अभी थोड़ा सा जनरल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, जो मैक्रोन्यूक्लियस होता है वो सोमैटिक कैरेक्टर्स, कायिक कैरेक्टर्स के लिए जिम्मेदार होता है, कोड करता है, ठीक है। और जो आपका ये होता है माइक्रोन्यूक्लियस, ये आपके जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में हेल्प करता है। किसमें? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में हेल्प करता है, ठीक है। दिस इज़ फॉर सोमैटिक, ठीक है, और दिस इज़ फॉर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जो कि एक पैरामीशियम को रिवाइव, रिफ्रेश, रिजुविनेट कर देता है। वो हम पढ़ेंगे इसकी सिग्निफिकेंस में कि पैरामीशियम में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। जो मैं ऑर्गेनिजम्स के नेम लेके जो करेक्टर्स बता रही हूँ, वो सारे करेक्टर्स आप प्रोटोजोआ के जनरल करेक्टर्स में लिखेंगे। गॉट इट? ठीक है, चलिए आगे। यहाँ पे इसकी पूरी बॉडी सीलिया की तरह, सीलिया के चारों तरफ इसमें एनसर्कल्ड होती है, और सीलिया की वजह से ये सीलियरी मूवमेंट शो करता है। ऐसे ही दूसरा प्रोटोजोअन एनिमल है यूग्लिना। हम यूग्लिना की खास बात भी पढ़ेंगे, जो कि प्रोटोजोअन्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। ये एकमात्र एक ऐसा प्रोटोजोअन जीव है जो कि ऑटोट्रॉफिक होता है। क्या होता है? ऑटोट्रॉफिक। यानी आप ये न्यूट्रिशन में लिख सकते हैं कि प्रोटोजोअन्स क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं और हेटेरोट्रॉफिक भी। स्वयंपोषी भी होते हैं और विषमपोषी भी होते हैं। खुद का खाना खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, या खुद के खाने के लिए दूसरे जीवों पर डिपेंड रहते हैं। अगर जीवों पर डिपेंड रहते हैं तो उसको बोलते हैं होलोजोइक। क्या बोलते हैं? होलोजोइक। अगर कोई जीव अपने खाने के लिए प्लैंक्टॉन्स पर, यानी किसकी बात कर रही हूँ मैं? प्लांट्स वगैरह के ऊपर डिपेंडेंट है। जू प्लैंक्टॉन्स नहीं, फाइटोप्लैंक्टॉन्स की बात कर रही हूँ। और प्लांट्स के ऊपर तो उनको बोलते हैं होलोफाइटिक। क्या बोलते हैं? होलोफाइटिक। तो इसी तरीके से यूग्लिना की जब मैं बात करती हूँ, यूग्लिना ऑटोट्रॉफिक होता है। प्रोटोजोअन होकर भी ये स्वयंपोषी होता है। कैसे? क्योंकि इसके अंदर पाया जाता है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेली, जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। और आप सबको पता होगा कि क्लोरोप्लास्ट किस में प्रेजेंट्स होते हैं, किसका स्पेसिफिक करेक्टर है, जो कि विटेकर जी ने भी बताया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर, जो आपके चारों तरफ है। प्लांट्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है। यही लाइट एनर्जी को कैप्चर करके फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, और CO2 फिक्स करके C6H12O6, ये क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, ये खाने का निर्माण कर सकते हैं। ऐसे ही इन दी प्रेजेंस ऑफ लाइट, ध्यान से सुनिएगा, यूग्लिना कब ऑटोट्रॉफिक होता है? ओनली एंड ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। लेकिन व्हाट एब्सेंस ऑफ लाइट हो गई तो जब लाइट नहीं होगी तो यूग्लिना क्या करेगा? खाना नहीं खाएगा, फीडिंग छोड़ देगा? नो, ऐसा नहीं होता है। इन दी एब्सेंस ऑफ लाइट, देखिए प्रेजेंस ऑफ लाइट में तो ये फोटोसिंथेसिस करता है और स्वयंपोषी की तरह बिहेव करता है। किसकी तरह बिहेव करता है? स्वयंपोषी, ऑटोट्रॉफिक। ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉफिक मीन्स फूड। लेकिन इन दी एब्सेंस ऑफ लाइट, जब लाइट एब्सेंट है, जब लाइट एब्सेंट है, तो यूग्लिना का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो जाता है वो हो जाता है होलोजोइक। क्या हो जाता है? होलोजोइक। क्योंकि क्लोरोप्लास्ट पूरी तरीके से डिफ्यूज, अनफंक्शनल हो जाता है लाइट की एब्सेंस में। अब यूग्लिना खाने के लिए किस तरीके से बिहेव करेगा? दूसरे जीवों पर डिपेंड रहेगा, ठीक है। तो यूग्लिना की खास बात क्या है? यूग्लिना दोनों तरीके के कैरेक्टर शो करता है, एनिमल लाइक ऑल्सो एंड प्लांट लाइक। प्लांट लाइक में मैंने आपको बता दिया कि इट बिहेव्स एज ए ऑटोट्रॉफिक एनिमल। वाई? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट, photosynthesis can occur and the CO2 fixation takes place and carbohydrate is fixed in the form of the food, ठीक है। उसके बाद में ये होलोजोइक यानी दूसरे जीवों के ऊपर निर्भर करता है अपने खाने के लिए। बट यूग्लिना में जो लोकोमोशन की बात जब मैं कर रही हूँ, पॉइंट चल रहा है लोकोमोशन, और साथ में प्रोटोजोन के कैरेक्टर्स को भी हम समझते जा रहे हैं, ठीक है। लोकोमोशन होता है इसमें फ्लैजिला के थ्रू। किसके थ्रू? फ्लैजिला।
ध्यान से सुनिएगा, 2 वर्ड बोल रही हूँ, फ्लैजिला, फ्लैजिलम। युगलिना में सिर्फ